ये तमाम बातें बहुत जल्द साझा, और मैं साझा बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग की बातचीत मोर और लेस हो चुकी है। जो हमारे एजेंडा को अपना एजेंडा बनाएंगे, एजेंडा को एडॉप्ट करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर। बिहार के वैशाली लोकसभा सीट के साहिबगंज के अंदर चिराग पासवान ने लाखों की भीड़ के सामने हुंकार भरी तो मुकेश सहनी भी अपनी चुप्पी तोड़ते नजर आए और अचानक से उनका भी एक बड़ा बयान सामने आया है। चिराग पासवान मंच पे तो बहुत खुल के कुछ कहते नजर नहीं आए, लेकिन पटना एयरपोर्ट पर उनका बयान, और उस बयान में वो बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं किस साझेदारी की बात कर रहे हैं और साझा ऐलान की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी किसकी तरफ हैं, उनके बयानों से आपको साफ हो जाएगा। पहले हम आपको दो बयान सुनवाते हैं। ये बयान है चिराग पासवान के और उसके बाद मुकेश सहनी के, और इन बयानों को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दोनों, यानी कि राजनीति में जो ये ऊंट है वो किस करवट बैठने वाला है, एनडीए के साथ जाने वाला है या फिर वो महागठबंधन की तरफ जाने के रास्ते तलाश रहा है। इन तमाम चीज़ों को बताएं। जहाँ तक रही बात गठबंधन की, मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बहुत जल्द मुझे लगता है गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर, ये तमाम बातें बहुत जल्द साझा, और मैं साझा बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग की बातचीत मोर और लेस हो चुकी है। मुझे लगता है बहुत जल्द हम लोग साझा भी करेंगे। देखो, दिल्ली हमारे देश का राजधानी है और चुनाव का समय है, बहुत सारा काम होता है जो दिल्ली में आके सॉल्व होता है। तो दिल्ली फ़िलहाल आए हैं, रहा कि किनसे मुलाकात होना है वो समय आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और गठबंधन उनसे करना है जो हमारे एजेंडा को अपना एजेंडा बनाएंगे, एजेंडा को एडॉप्ट करेंगे। और हमारे एजेंडा एक ही है कि निषाद समाज को आरक्षण चाहिए, जैसे बंगाल में आरक्षण है, जैसे दिल्ली में निषाद को एससी का आरक्षण, वही हमें चाहता है कि बिहार में या उत्तर प्रदेश या झारखंड में मिले। तो आपने सुना चिराग पासवान और मुकेश सहनी के बयान। दरअसल इन दोनों नेताओं ने लंबे अरसे से चुप्पी साध रखी थी, कोई बयान नहीं, उनकी पार्टी की तरफ से कोई भी क्लियर कट कोई जवाब नहीं, बताने को कोई तैयार नहीं कि आखिर इन दोनों के मन में चल क्या रहा है, बात किससे हो रही है और कब तक फाइनल होगी। नीतीश कुमार के बारे में खबर है कि वो जो है वो भागे भागे वो दिल्ली आ रहे हैं, वहाँ पर मीटिंग होने वाले है। दिल्ली के जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो चुनाव समिति है, उसकी एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुला ली गई है और उस मीटिंग में तय होगा कि बाकी सीटों पर से कौन चुनाव लड़ेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवांशु हैं जो कि लगातार इन दोनों को कवर करते रहे हैं। देवांशु, क्योंकि चिराग पासवान की चुप्पी आज टूटी, इशारों में वो किसके तरफ जाएंगे बताने की कोशिश की, एक साझा ऐलान की बात कर रहे हैं। साझेदारी किसके साथ होगी? तेजस्वी यादव के साथ वाली साझेदारी जिसकी हवा बनाई जा रही है, या वो एनडीए के हनुमान के तौर पर रहेंगे? इस सवाल का जवाब जो है वो पूरा बिहार जानना चाहता है रोहित इस वक्त। लेकिन आज बता दें कि 20 दिन बाद चिराग पासवान मंच से कुछ बोले थे। सबकी नज़रें थी कि आज क्या बोलेंगे, क्योंकि देखिए जो बोलेंगे उसे ही लाइन और लेंथ तय हो जाएगी। बिल्कुल। आज उन्होंने बिना नाम लिए हुए नीतीश कुमार पर हमला बोला, भरपूर बोला, जोरदार बोला। लेकिन क्या सवाल ये है कि क्या वो एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे। देखिए, पटना एयरपोर्ट पर हमने ये सवाल उनसे पूछा भी, जिस तरीके से उन्होंने घुमा कर बस 3-4 लाइनों में समेट दिया ना, एक कन्फ्यूजन की स्थिति है। हालांकि हेलीकॉप्टर से वैशाली से पटना एयरपोर्ट तक पहुंचे थे। हेलीकॉप्टर में अपने नेताओं से उन्होंने कहा कि 2 दिन का वक्त दीजिए, 2 दिन में एक्चुअली हम बता देंगे कि हम क्या करेंगे। यानी कि चिराग पासवान ने अपनी करीबी नेताओं को भी ये अभी साफ नहीं किया है, ये अभी बताया नहीं है कि वो करेंगे क्या, एक्चुअल में करेंगे। ये मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ कि चिराग पासवान की पार्टी के किसी भी नेता को एक्चुअल में पता नहीं, क्योंकि जिस तरीके का बयान उन्होंने वैशाली में दिया, फिर पटना एयरपोर्ट पर मैंने जब उनसे सवाल किया कि क्या आप एनडीए में रहेंगे, क्योंकि चर्चाएं चल रही हैं कि आप नाराज़ चल रहे हैं, तो नाराज़ वाले सवाल पर तो उन्होंने कन्नी काट ली, कहा कि हाँ ये मैं भी देख रहा हूँ काफ़ी जगह पर चल रही है कि नाराज़ हो रहा हूँ, मुझे खुद पता नहीं कि मैं कब नाराज़ होता हूँ कब नाराज़ नहीं होता हूँ, ये तो देख कर ही पता जो है वो चल रहा है। फिर सवाल किया एनडीए में हैं या नहीं है। इसका जो जवाब उन्होंने दिया, हमने बयान भी उनको एयरपोर्ट वाला बयान भी सुनाया चिराग का, बड़ा कन्फ्यूजन सा है। और मुकेश सहनी पर अब आते हैं, चिराग पासवान पर फिर हम लौट के आएंगे, लेकिन थोड़ा मुकेश सहनी पे चलते हैं। मुकेश सहनी कहा जा रहा था कि जेपी नड्डा से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो वो ये नहीं कह रहे हैं किन से मिलने जा रहे हैं, हाँ इतना कह रहे हैं कि दिल्ली
सर पर लोकसभा का चुनाव है और दिल्ली राजनीतिक घटनाक्रम का केंद्र है। सो यहाँ पर आए हैं, मुलाकात करने आए हैं, किन से मुलाकात करने आए ये नहीं बता रहे हैं, ठीक है। आज देर शाम हमारे रिपोर्टर धीरज शर्मा ने एक इंटरव्यू किया मुकेश सहनी का, जिसमें वो कहते हैं कि सब पार्टी का अपना एजेंडा होता है, बीजेपी का भी अपना एजेंडा था, वो अपने एजेंडे पे कर रही है। तो जो पार्टी, जो गठबंधन मेरे एजेंडे को अपनाएगा हम उसके साथ होंगे। सीट मायने नहीं रखता, सीट कम भी मिले तो चलेगा, मेरे एजेंडे को मानने वाला गठबंधन चाहिए। मुकेश सहनी भी थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं और चिराग पासवान भी कंफ्यूज कर रहे हैं। मुझे यहाँ से लग रहा है कि दोनों नेता, मुकेश सहनी और चिराग पासवान के बीच में एयरपोर्ट पर 10-15 मिनट की मुलाकात होती है। आप इसे इत्तेफाक कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में इत्तेफाक क्या होता है? कुछ नहीं होता। पहले से तय होगा कि मैं उधर से प्रोग्राम करके आऊँगा, आप यहाँ पे 10-15 के लिए 1-to-1 मुलाकात जो हो जाए। और वो पहले, इसीलिए शायद मुकेश सहनी थोड़ा पहले भी पहुँच गए हाँ, थे। पहले पहुँच गए थे, फ्लाइट लेट थी लेकिन 1 घंटा पहले पहुँच जाते हैं। और चिराग पासवान भी पटना एयरपोर्ट पर तकरीबन 1-1.25 घंटे तक रुकते हैं। 15 मिनट, ज़्यादा देर तक की मुलाकात होती नहीं है, 15 मिनट की मुलाकात होती है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से कि चिराग पासवान और मुकेश सहनी जो हैं, दोनों ही जो है ना वो डरा रहे हैं। किसको? मतलब कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को। और क्योंकि अब बीजेपी भी मुझे लग रही है ना यहाँ से, क्योंकि जिस तरीके का बयान मंच से वैशाली में दिया चिराग पासवान ने, उसे जरूर बीजेपी को डर लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा डर। और मुकेश सहनी भी जिस तरीके के कह रहे हैं, वो ऐसा नहीं लग रहा कि वो एनडीए में आ ही रहे हैं, हम मुझे शामिल करवा लो वाली स्थिति में नहीं वो दिख रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि जो मेरे पार्टी के एजेंडे को शामिल करेगा अपने गठबंधन में, मैं उसके साथ चलाऊंगा, सीट मेरे लिए मायने नहीं रखता है। तो दोनों नेता जो है वो बीजेपी को जो है वो डरा रहे हैं। और बीजेपी कितना डरती है और इस डर से कैसे उन दोनों को अपने पास खेमे में रखते, ये यहाँ से प्रश्न है। 1-2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। 12 तारीख को पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले थे, लेकिन अब वो कल ही जो है वो दिल्ली लौट जाएंगे। और इस बीच जीतन राम मांझी भी कल दिल्ली में होंगे। उपेंद्र कुशवाहा आज पटना में है, लेकिन कल वो दिल्ली जा रहे हैं। तो यानी कि जो बिहार एनडीए के जो प्रमुख नेता हैं वो कल दिल्ली में होंगे और संभवतः कल या परसों मीटिंग भी हो सकती है। हाँ, कल या परसों। मुझे लगता है कि जो कंडीशन चल रहा है ना, परसों तक का इंतजार करना बड़ा भारी पड़ जाएगा। कल देर रात तक मुझे लगता है कि बैठक जो है वो हो जाएगी। और क्योंकि चिराग के तेवर देखिए, वो ना महागठबंधन वाले साइड पे बयान दे रहे हैं, ना एनडीए वाले साइड पे बयान दे रहे हैं। वो एक ऐसा बयान दे रहे हैं जहां से वो महागठबंधन की साइड भी जा सकते हैं और मतलब ऐसे आसान भाषा में कहें तो दोनों को बजा रहे हैं, दोनों को बजा रहे हैं, डरा रहे हैं। बीजेपी को तो तगड़ा डरा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसलिए डरा रहे हैं कि उनके मन मुताबिक जो है वो सीटें उन्हें नहीं मिल रही। जेपी नड्डा से देर 3-4 हाँ, उन सीटों वाले मामले पे आएंगे। अब चिराग पासवान ने बिहार के वैशाली के साहेबगंज वाली रैली जो जनसभा थी उसमें क्या क्या कहा। उसमें उन्होंने 30 साल की सरकार का जिक्र किया, यानी कि लालू राबड़ी सरकार पर हमला तो तेजस्वी पर हमला हो जाता है उसी बहाने, और नीतीश कुमार की सरकार पर हमला। बिहार के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेवार ठहराया इन दोनों बड़े नेताओं को। ये कहा कि उनका सिर्फ एक मोटो है, वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का है। वह वहाँ से वैशाली जनता को आश्वस्त करते नजर आए कि जिस तरीके से जमुई को 99 नंबर से 1 नंबर पर लेकर के आए हैं, वैशाली को भी लेके जाएंगे। इसके साथ साथ चिराग पासवान ने कहा कि वो शेर का बेटा है, और शेर का बेटा जो है वो ना झुकेगा, ना किसी से डरता है, ना डरेगा, और अपने हितों के लिए या सत्ता में भागीदार बनने के लिए समझौता तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसके आगे चिराग पासवान कहते हैं कि उनको, उनके परिवार को, उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए कितने सारे तरह के षड्यंत्र किए गए, ये तमाम चीज़ें वो कह रहे हैं। और इन तमाम बयानों के बीच में चिराग पासवान ने एक जोश भरने की कोशिश की। बिहार में पिछले अगर इस महीने की बात करें, यानी कि मार्च महीने की बात करें, तो इस मार्च महीने में 3 बड़े चुनावी कार्यक्रम आप कह सकते हैं कि बिहार में हुए हैं। पटना में तेजस्वी यादव ने हुंकार भरी, चिराग पासवान ने वैशाली के साहिबगंज में भरी, तो पप्पू यादव जो है अकेले दम पर जो है वो सीमांचल के इलाके में पूर्णिया में हुंकार भरते नजर आए। बिहार में एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है वो लगातार रैलियों के सहारे जो है वो बीजेपी के लिए ज़मीन तैयार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बड़ी बात यह है कि जो है प्रधानमंत्री मोदी खुद भी या फिर चाहे अमित शाह हों, उनके निशाने पर लालू परिवार रहा, यानी कि वही बात जिसके आधार पर बीजेपी अपनी ज़मीन को, अपने वोटरों को एकजुट कर सकती है। अब क्योंकि देवांशु, क्योंकि तमाम चीज़ें बिहार में चल रही है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पशुपति पारस का क्या हुआ, क्योंकि चिराग पासवान जिस तेवर में है, मुझे तो नहीं लग रहा कि चिराग पासवान किसी भी लेवल पर जाकर के मतलब कंप्रोमाइज़ करने वाली स्थिति में होंगे। वो मतलब वही चाह रहे हैं जो उनको चाहिए, और उसी पर वो एग्री भी होंगे।
यही तो दिक्कत है ना, जो वो चाहिए वो हो नहीं रहा है पूर्ण रूप से, इसलिए तो वो मतलब कि इतने अटैकिंग मोड में है। मतलब कि मुझे लग रहा है कि उन्हें हाजीपुर चाहिए और उन वो सीटें चाहिए जो कि 2019 में उनकी पार्टी को था, लेकिन ये सीटें जो हैं वो एनडीए में उनको शायद नहीं मिल रही हैं, अब तक नहीं मिल रही हैं। इसलिए ये तेवर जो है वो बीजेपी को डराने वाला तेवर जो है आज चिराग पासवान ने जो है वो बिहार के वैशाली लोकसभा क्षेत्र में दिखाया। और एक चीज़ और, ये प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि 2 महीना पहले ही निर्धारित था, 3 महीना पहले ही निर्धारित था, आनंद फानन में ये 10 दिन के अंदर ये जो है वो प्रोग्राम रखा गया। चिराग पासवान जो है वो बीजेपी को डरा रहे हैं। जेपी नड्डा तक ये मैसेज जो है जरूर गया होगा, अमित शाह तक चिराग पासवान का बयान गया होगा। वो जिस तरह के तेवर दिखा रहे हैं और चुनाव अब सर पर है, अगर अभी से बीजेपी एकदम बिल्कुल कतई नहीं चाहिए, कम से कम चिराग के साथ गठबंधन हो ना टूटे, क्योंकि मुकेश सहनी के साथ भले ना जुट पाए तो ना जुट पाए, लेकिन बीजेपी वाले नहीं चाहेंगे कि चिराग के साथ कोई गठबंधन अब इस वक्त, क्योंकि मैसेज बहुत खराब निकल जाएगा। ठीक है, बहुत खराब निकल जाएगा। चिराग पासवान समाज से आते हैं, वो 5.31 जो % है उनके जो है वो वोट बिहार में है। अगर मुकेश सहनी की बात करें तो उनकी ताकत देखिए आंकड़ों के जरिए जो भी हो, लेकिन उन्होंने ये प्रूफ किया है कि बोचहा उपचुनाव में 30,000 वोट वीआईपी पार्टी को आए थे और कुर्नी में उपचुनाव हुआ था तो 25,000 वोट अकेले दम पर, अगर एक विधानसभा में आप 25,000 30,000 वोट ला सकते हैं तो 1 लाख वोट तो आप एक लोकसभा में ला सकते हैं, जहां पर मल्लाहों की संख्या है। तो ताकत मुकेश सहनी की भी है और चिराग पासवान की भी है, ये जो है वो बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है। लेकिन बीजेपी के साथ मुश्किल ये है कि सीट है 40, दल हो गए हैं ज़्यादा, कैसे करे? क्या बीजेपी चुनाव ही न लड़े? अगर सहयोगियों को खुश करने के चक्कर में अगर जाएगी बीजेपी तो बीजेपी खुद ही चुनाव नहीं लड़ पाएगी। ऐसे में रास्ता निकालना होगा और बीजेपी बड़ी पार्टी है, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल रही होगी। हालांकि मुझे यहाँ से लग रहा है चिराग पासवान से डरा रहे हैं बीजेपी को, होता है ना कि डरा रहे हैं, बस डरा रहे हैं और तगड़े तरीके से डरा रहे हैं। और बीजेपी भी बड़ी पार्टी है, वो जानती है कि इस तरीके से जब कोई डराए अब सहयोगी दल तो किस तरीके से टैकल करना है, ये भी उनको पता है। और मुझे लगता है अंततोगत्वा सब कुछ टैकल हो जाएगा, बस 1-2 दिन बहुत ही क्रुशियल रहने वाला। नीतीश कुमार आएंगे और कल देर रात, मुझे लग रहा है अभी निर्धारित नहीं है कि कल मीटिंग होने जा रही है एनडीए को, लेकिन मुझे लग रहा है कल देर रात मीटिंग हो जाएगी। अगर कल देर रात नहीं होती तो परसों दोपहर तक ये मीटिंग होनी तय है। और इस मीटिंग के बाद, क्योंकि नीतीश कुमार है ही नहीं, नीतीश कुमार गए हैं लंदन गए हैं, तो और उनके जाते ही घटनाक्रम में और तेज़ी आ गई। चिराग का मसला आ गया, चिराग जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं और संभवतः उस मुलाकात में जेपी नड्डा ने, जो हमारे पास जानकारी है, चिराग पासवान को कह दिया कि आप इतनी सीटें ले लीजिए। इस पर चिराग पासवान पूरी तरीके से संतुष्ट जो है वो नहीं दिखे। इसलिए चिराग पासवान ऐसे नेता के तौर पर जब मुलाकात किया तो उन्होंने मीडिया से भी कोई बात नहीं किया। और चिराग पासवान बहुत मीडिया फ्रेंडली नेता है, आप भी जानते हैं, तो बात नहीं किया, यानी बात बनी नहीं, इसलिए बात उन्होंने मीडिया से किया नहीं। और आज जब हमने पूछा भी तो बस 2-3 लाइन बोल कर निकल गए, और ऐसा बोल कर निकल गए कि और कन्फ्यूजन पैदा किया वो किस साइड है। क्या महागठबंधन की साइड में बातचीत चल रही है उनकी? क्या बातचीत तो खैर चली रही है, वो अलग बात है, 10-12 सीट उधर मिल जाएगा। लेकिन चिराग पासवान भी मुझे लगता है कि राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं, वो जरूर एनडीए के साइड रहना चाहेंगे, लेकिन वही अपने। लेकिन देवांशु, लेकिन मतलब बिहार महागठबंधन में कुछ नहीं हो रहा, तो क्या महागठबंधन के नेता भी इस इंतजार में हैं कि पहले एनडीए तय कर ले, ऐलान कर दे? खामोश है महागठबंधन वाले। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मतलब वो पहले चाह रहे हैं कि उनकी तरफ से प्रत्याशी आ जाए तो हम उस हिसाब से चीज़ों को सेट करें ताकि मतलब ज़्यादा फायदा हो सके। ये तमाम चीज़ें बिहार में। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि पशुपति पारस का क्या होगा, चिराग पासवान का तेवर, बीजेपी को डरा रहे हैं जैसा आप कह रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन फाइनली अगर हम कहें तो जो स्थिति बनती जा रही है देवांशु बिहार के अंदर में, पशुपति पारस को क्या मिलने जा रहा है? क्या पशुपति पारस को जितना मिलना था वो मिल चुका, या अभी भी कोई उम्मीद है उनके लिए कि उनको कुछ और बीजेपी देने जा रही है और चिराग पासवान उस पर एग्री कर जाएंगे? देखिए एनडीए में दिक्कत ये है ना कि चाचा भतीजे में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है, और चाचा भतीजे से पशुपति पारस ने, नीतीश वाले जो हैं वो चिराग और नीतीश में भी कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं हुआ। आज मन से जो इतना भाषण हुआ किसके पर था? वो सब नीतीश कुमार पे था। थोड़ा बहुत आप लालू पे भी कह लिए, थोड़ा बहुत आप तेजस्वी पे भी कह लिए, लेकिन ओवरऑल जो है वो नीतीश पे ही था। आज सत्ता में होता है, एनडीए में है चिराग पासवान, नीतीश पर हमला बोल रहे हैं, बिना नाम लेके हमला बोल रहे हैं। जो सुनने आए हैं उनको लोग वो भी समझ रहे हैं कि वो किनको बोल रहे हैं, सिर्फ नाम ही तो नहीं लिया उन्होंने। और चाचा पे सवाल किया, देखिए पशुपति पारस की पार्टी के जो भी नेता है, प्रवक्ता है और जो पशुपति पारस के करीबी नेता, वो यही कह रहे हैं कि चिराग पासवान को बोलने दीजिए, सीटें तो हमें मिलेंगी ही, हम कुछ मांग थोड़ी ना रहे हैं, सीट मीडिया में मांगा जाता है क्या? हमें जहाँ बोलना है हमने फोरम में अपनी बात रख दी और बीजेपी हमें देगी, क्योंकि और यहाँ तक तो पशुपति पारस तो यहाँ तक कह दिए कि जब तक
मैं हूँ, हमारा गठबंधन जो है वो बीजेपी के साथ है, हम कहीं नहीं जाने वाले, मतलब कि सीटें कम भी मिले तो चलेगा। ये तो उन्होंने इशारा कर ही दिया है। पशुपति पारस ने कई बार इशारा किया, अगर उनकी पार्टी को सीटें कम भी मिलती है तब पर भी कोई बात नहीं, वो बीजेपी के साथ रहेंगे। अब चिराग चाचा और भतीजे की लड़ाई में ना बीजेपी कहते हैं ना पिस रही है, बिहारी भाषा में लोग कहते हैं कि चाचा भतीजे की लड़ाई में बीजेपी पिस रही है। पहले ये कहा जा रहा था कि अंतबो गतवा जो है लास्ट आते आते चाचा भतीजे का कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, लेकिन चाचा भतीजा बिल्कुल कंप्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है। और दूसरी तरफ जो भतीजा है ना, नंबर 1 वाले चाचा से कंप्रोमाइज़ करने वाली स्थिति में, नंबर 2 वाले चाचा यानी कि नीतीश कुमार से, दोनों ही चाचा से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये एक अलग राह वाले, एक नए ज़माने के नए पॉलिटिशियन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और देखना होगा कि चिराग कितना कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव होगा प्रचार तो नीतीश कुमार आएंगे ही ना, उनके जहाँ से भी वो चुनाव लड़े, बिल्कुल, और एक मंच तो साझा करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, अब कहना ही पड़ेगा नीतीश कुमार को कि वोट दीजिए चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार को, और चिराग पासवान को भी जाकर कहना होगा कि जेडीयू के उम्मीदवार को वोट दीजिए। ये सब चीज़ होगा कैसे? अगर ये सब चीज़ अगर नहीं होगा गठबंधन में रहते हुए तो फिर तो बहुत नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल नुकसान हो जाएगा। तो देखिए बिहार में कुल 40 सीटें हैं। पिछले बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए की सिर्फ बात करें तो 3 पार्टियां बड़ी थीं उसके अंदर में, जिसमें बीजेपी, जदयू और लोजपा थी। 17-17-6 का फॉर्मूला बना था। इस बार की बात करें तो इस बार दल हो गए हैं कुल 7, 40 सीटें ही हैं, यानी कि सीटें वही हैं जो हमेशा से बिहार के अंदर में हैं, लेकिन दल 7 हो गए हैं, यानी कि 4 नई पार्टियां हैं, जिसमें जीतन राम मांझी की पार्टी है, मुकेश सहनी को भी जोड़ लें अगर तो वो भी साथ में है, चिराग पासवान की लोजपा, रामविलास से और पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, और बीजेपी और जदयू पहले से है, यानी कुल 7 पार्टियां हैं। अब कौन कितने पर लड़ेगा इसी में सब कन्फ्यूजन बना हुआ है, और शायद यही वजह है कि इस तरह की स्थिति बनी हुई है। चिराग पासवान और जो मुकेश सहनी है उनके बयानों को हमने डिकोड करने की कोशिश की। बयानों को एक झटके में सुनिए तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल एनडीए के अंदर सब कुछ सेट हो गया, वो ये सब एनडीए में जा रहे हैं। लेकिन अगर उन बयानों को थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा तो अभी भी बार्गेनिंग पॉलिटिक्स करते हुए नजर ये लोग आ रहे हैं, और हर कोई अपने हिसाब से चीज़ें तय करना चाहता है, क्योंकि न सिर्फ अपनी पार्टी के अंदर अपना कद बढ़ाना चाहता है, बल्कि ये भी बताने की कोशिश है कि वो भी वजूद रखते हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर वो मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जैसे दल हों। एनडीए के लिए फिलहाल बिहार में सीटों का बंटवारा गले की हड्डी में फंसी हुई हड्डी की तरह हो गया है कि जिसको ना निगल सकते हैं ना जिसको आप उगल सकते हैं। चुनाव स्तर पर हैं, चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। ऐसे में सीटों का बंटवारा कब तक होगा इसको लेकर के 48 घंटे बिहार के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं। इस पर जो भी खबर होगी देंगे न्यूज़4नेशन पर। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहिए। नमस्कार।